पहली रात ही ये कामयाबी देखी गई कि कले के अंदर से लाल पीली रोशनी उठने लगी और उस रोशनी में धुआं नजर आने लगा। इससे पता चलता था कि मकान जल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नफत अंदाजी और संगबाजी रोक दी, क्योंकि तेल को किफायत शारी से इस्तेमाल करना था और पत्थर भी कम होते जा रहे थे। सिंध के रेगिस्तान में पत्थर इतने ज्यादा नहीं मिल सकते थे। मंजनीकों के लिए जरा वजनी पत्थरों की जरूरत थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से ये भी कहा था कि मैं दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ, ताकि फिर कभी उठने के काबिल न रहे। सुबह तुलू हुई तो नफरत अंदाजों और मंजनीकों से संगबारी करने वालों और इन दस्तों को जो रात उनके साथ जागे थे आराम के लिए पीछे भेज दिया गया, और वो दस्ते आगे आ गए जिन्होंने दिन भर मुहासरा करना और दुश्मन को परेशान रखना था। उन्होंने आते ही दीवारों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। वो तीरों की बौछारें नहीं मार रहे थे। उन्होंने अब ये अंदाज इख्तियार कर लिया था कि दीवारों पर जो सिपाही खड़े थे उन्हें निशाना में लेकर तीर चलाते थे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 46वीं एपिसोड है। शोबाने सकफी ने कहा कि अब अगर हिंदू सवार या प्यादे बाहर आकर हल्ला बोलें तो इनमें से एक दो को जिंदा पकड़ा जाए। इसी रोज दिन के पिछले पहर कले के 2 की बजाय 3 दरवाजे खुले। एक में से प्यादा और 2 में से सवार दस्ते पहले हमलों की निस्बत ज्यादा तेजी से बाहर आए। मुसलमानों ने इनका मुकाबला किया और 3-4 सवारों को जिंदा पकड़ लिया, और चंद एक जख्मी भी वही रहे और इनके दस्ते वापस चले गए। जिंदा पकड़े जाने वालों और जख्मियों को शोबाने सकफी के पास ले गए। उसने हर एक को अलग अलग करके पूछा कि गुज़श्ता रात शहर में कितना नुकसान हुआ है और फौज और लोग क्या कहते हैं। दुश्मन के इन आदमियों ने मौत के खौफ से अपने कले के अंदर के हालात बता दिए। संगबारी ने एक नुकसान तो ये किया था कि चंद एक मकानों की छतें बैठ गई थीं, कुछ पत्थर फौजी अस्तबल पर गिरे और 7-8 घोड़े मारे गए। लेकिन मुसलमानों को जो फायदा हासिल हुआ वो ये था कि इस कलाबंद शहर की आबादी पर खौफो हिरास तारी हो गया और लोगों ने रात घरों से बाहर गुजारी। लोगों का हौसला टूट चुका था। ऐसे ही असरात आग वाले तीरों के देखने में आए। कुछ लोगों के घरों को आग लगी और तमाम आबादी चीखने चिल्लाने लगी। ज्यादातर लोग इस आग को पुर इसरार कहते थे। बास ने ये कहा था कि मुसलमानों ने काले जादू से घरों को आग लगा दी है। फौजियों पर भी संगबारी और आग का खौफ सवार हो गया। शोबाने सकफी ने इनसे पूछा कि फौज की रसद और सामान कहाँ रखा है। उन्होंने कुछ फौजी ठिकाने बताए और हर एक का मोहल्ले वकू भी बताया। दीवार से उनका फासला भी बताया। शोबाने सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि आज रात संगबारी और निफत अंदाजी कहाँ की जाए। सूरज गुरूब हो गया, फिर शाम गहरी हो गई और निफत अंदाज और मंजनीकें आगे जाने लगीं। उन्हें हिंदू कैदियों की निशानदही के मुताबिक कले के बाहर मौजूद जगहें और फासलों पर ले जाया गया। संगबारी और आतिशबाजी आधी रात गुजरने के कुछ देर बाद शुरू करना थी। उस वक्त लोगों पर नींद का गहरा और मजबूत गलबा होता है। लोग जाग उठे तो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मुस्ताद होते वक्त लगता है और ऐसी ही घबराहट गालिब आ जाती है कि इंसान कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता। जब रात आधी गुजर गई तो तमाम मंजनीकों से एक ही बार पत्थर उड़े। निफत अंदाजों ने तीरों को आग लगा ली थी। कमानों ने छोटे छोटे शोले उगले जो उड़ते हुए दीवारों से आगे फिर नीचे चले गए। मंजनीकों में फिर पत्थर डाले गए और फेंके गए। कुछ देर बाद मंजनीकों ने एक बार फिर पत्थर उगले। रात के सन्नाटे में कले के अंदर पत्थर गिरने के धमाके सुनाई दिए और शहर के लोगों का शोर जो पहले जरा कम था इतना बढ़ गया जैसे लोग कले की दीवारों पर खड़े चीख चिल्ला रहे हों। मोहम्मद बिन कासिम अंदाजा कर रहा था कि कले के अंदर कैसी अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई होगी। शहर से रोशनी उठी और इस रोशनी में धुआं उठता नजर आने लगा। शोले इतने ऊपर आ गए कि बाहर से भी कला रोशन हो गया। ये फौजी घोड़ों के खुश्क घास के अंबार जले होंगे। दीवारों पर सिपाही खड़े इस तरह नजर आ रहे थे जैसे स्याह बुत हों। जब शोले ऊंचे हो गए तो दीवार से कम स्याही कम होने लगी। शायद फौजी सामान चल रहा था जिसे बचाने और आग बुझाने के लिए तमाम सिपाहियों को नीचे बुला लिया गया था। इब्ने कासिम एक मुअम्मर सालार ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब आकर कहा, आग बुझाने के लिए ये लोग सारा पानी खर्च कर देंगे और इनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। कल शाम तक उन्हें प्यास मजबूर कर देगी कि कले के दरवाजे खोल दें। प्यास मजबूर कर देगी कि कले के दरवाजे खोल दिए जाएं। इस कले में अकल वाले सालार मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा,
हम इतने अरसे में दो दो कले सर किए हैं, लेकिन ये एक कला लेना मुश्किल हो रहा है। देख लो इन्होंने किस तरह मुकाबला किया है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पानी की किल्लत है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ रेत की किल्लत नहीं है और ये लोग पानी पीने की बजाय रेत फेंक कर आग बुझा रहे होंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम कले में दाखिल हो जाएंगे। सालार ने कहा, क्या मैं कल शाम तक जिंदा रहूंगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, न आपको मालूम है न मुझे, मैं आज ही रात और अभी कले में दाखिल होऊंगा। इसने अपने एक कासिद से कहा, सुरंगें खोदने वालों से कहो फौरन आ जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने देख लिया था कि शहर में अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है और दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा। सुरंग खोदने वाला जैश आ गया। मोहम्मद बिन कासिम इनके साथ खुद दीवार तक गया और दीवार को अच्छी तरह देखकर एक जगह हाथ रखा। अंधेरे की वजह से देखना मुश्किल था, हाथ से महसूस किया जा सकता था कि दीवार कहां से तोड़ी जा सकती है। उन्हें ऊपर से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इतना शगाफ कर दो कि प्यादे झुके बगैर गुजर जाएं। दीवार में नकब लगी और नकब लगनी शुरू हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने दीवार से दूर जाकर सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि उन्हें मुंतखब जांबाजों की जरूरत है जो दीवार के शगाफ से सबसे पहले अंदर जाएंगे। शहर पर संगबारी होती रहे और आग के तीर बरसते रहे। शहर में जो क़यामत बपा हो गई थी, इससे ये फायदा उठाया गया कि दीवार तोड़ी जाने लगी। दीवार तोड़ने वाले इस काम के माहिर थे। मुहारत के अलावा जज्बा भी था। वो बड़ी तेजी से दीवार तोड़ रहे थे। सुबह तुलू हो रही थी जब दीवार में सुरंग की तरह का इतना कुशादा शगाफ डाल दिया गया था और दराज कद आदमी सीधे चलता इसमें से गुजर सकता था। सिर्फ इतना काम रह गया था कि दीवार का अंदर वाला सिरा तोड़ना था। सुबह का उजाला अभी धुंधला था जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुंतखब मुजाहिदीन को, जो पहले पहुंच गए थे और हुक्म के मुंतजिर थे, कले में दाखिल होने का हुक्म दिया। सबसे पहले जो दो मुजाहिदीन सुरंग में दाखिल हुए, उनमें से एक का नाम हारून बिन जाफिर था जो बसरा का रहने वाला था। दूसरे का नाम अबुल कासिम था जिसके मुतालिक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ का रहने वाला था। इनके पीछे जो जांबाज अंदर गए, इनमें चंद एक मकामी सिपाही भी थे जो मौका के आदमी थे। मौका का जिक्र पहले आ चुका है। उसने मोहम्मद बिन कासिम के आगे हथियार ही नहीं डाले थे बल्कि खुलूस से दिल से उसके साथ हो गया था। यहाँ से ये बताना भी जरूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ मौका भी था और उसके बहुत से आदमी भी इस लश्कर में शामिल थे। कले में दाखिल होने के लिए उनमें से चंद एक आदमियों को मुंतखब किया गया था। शहर में आग ने लोगों को इधर उधर देखने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। फौजी अभी तक शहरियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ थे। लोग अपना सामान घसीट घसीट कर इधर उधर ले जा रहे थे। इन पर अचानक ये आफत टूट पड़ी कि मुसलमानों ने इन पर हल्ला बोल दिया। इनमें से कुछ मुजाहिदीन करीबी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। वहां दरवाजे की हिफाजत के लिए दुश्मन के सिपाहियों की तादाद इतनी थोड़ी थी जो इतने ज्यादा मुजाहिदीन का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इनके लिए ये बिल्कुल ही गैर मुतवक्के था कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। इसलिए मुजाहिदीन को देखते ही इनके औसान खता हो गए। एक दरवाजे का खुल जाना ही काफी था। सुबह का उजाला बिखरते ही दिन के वक्त लड़ने वाले दस्ते आ चुके थे। दरवाजे खुलते ही सवार कले में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम भी इन सवारों के साथ कले में चला गया। उसने अपने मुहाफिजों और कासिदों से कहा कि वो ऐलान करते रहें कि किसी गैर फौजी पर हाथ न उठाया जाएगा सवाए उसके जो हथियार बंद होकर तुम्हारा मुकाबला करे। इस ऐलान में यह भी शामिल था कि औरतों और बच्चों को हिफाजत में ले लिया जाए और कोई कीमती चीज, ख्वाह वो बाहर ही पड़ी हुई क्यों ना हो, उठाई ना जाए। शहर में फौजियों ने मुकाबला करने की कोशिश की। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक दुश्मन के ये सिपाही सही मानों में लड़ने वाले थे और वो लड़े भी, लेकिन इस कलाबंद शहर के तमाम दरवाजे खुल चुके थे और मुसलमानों की पूरी फौज अंदर आ गई थी। कुछ ही देर बाद इस कले की 16,000 फौज की कैफियत ये थी कि चंद 100 सिपाही चलते फिरते नजर आते थे। बाकी सब मारे गए थे या जख्मी होकर मर रहे थे और इनकी कुछ नफरी कले से भाग गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने ये कला तो लिया था, लेकिन इसकी अपनी और इसके मुजाहिदीन के लश्कर की हालत ये हो गई थी जैसे वो थक कर चूर हो चुके हों और चलने के काबिल ना रहे हों। ये मुहासरा तकरीबन 2 महीने जारी रहा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इस जगह ज्यादा रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे आगे दहलीला का कला था और इससे आगे ब्राह्मण आबाद था और इसका ख्याल ये था कि जो फौजी बहरूज से भागे हैं
वो दहलीला की फौज के साथ शामिल होकर ज्यादा सख्त मुज़ाहमत करेंगे और ये मुमकिन है कि दहलीला को हिंदू बिल्कुल खाली कर दें और ये तमाम फौज बरमनाबाद में इकट्ठी हो जाए। और ये सोचकर मोहम्मद बिन कासिम ने फौरी दहलीला पर हमले की पेशकदमी की और हुक्म दिया ताकि दुश्मन के संभलने तक वो वहां पहुंच जाएं। जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो उसी रोज या अगले रोज चल पड़ा था। बहरूर के इंतजामात में कुछ दिन लग गए। शदीद जख्मियों को वहीं छोड़ दिया गया और इस तरह कई रोज बाद वहां से कूच मुमकिन हो सका। मोहम्मद बिन कासिम बहरूर से निकला ही था कि वो 2 जासूस आगे जिन्हें पहले ही वहां भेज दिया गया था। दहलीला में आपको सिर्फ फौज मिलेगी। एक जासूस ने मोहम्मद बिन कासिम को अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, बहरूर से जो फौजी और शहर के लोग भाग निकले थे वो दहलीला जा पहुंचे हैं। उन्होंने वहां के लोगों को बताया है कि यहाँ से भाग जाओ वरना जिंदा चल जाओगे। उन्होंने उन्हें वो सारी तबाही बताई है जो बहरूर में मंजनीकों और आग वाले तीरों ने बपा की थी। उसका असर ये हुआ है कि दहलीला में सिर्फ फौज रहेगी। ताजिर, दुकानदार और शहर के दूसरे बहुत से लोग वहां से भाग गए हैं। क्या वो फौजी भी वहां से हैं जो बहरूर से भागे थे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, क्या वो लड़ेंगे? क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं? वो तो शहर के लोगों से ज्यादा डरे हुए हैं। जासूस ने जवाब दिया, लेकिन फौजी होने की वजह से वो लड़ने के लिए रुक गए हैं। हमारा ख्याल है कि यहाँ से भी वो सबसे पहले भागेंगे। उन्होंने दहलीला की फौजों को बहरूर की हालत ऐसे अल्फाज में बताई है कि उन फौजियों पर भी कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा है। जासूस ने दहलीला की फौज की जो नफ्सियाती हालत बयान की थी उसमें मोहम्मद बिन कासिम के हक में बात दिखाई दे रही थी। फौज पर जब दुश्मन का खौफ तारी हो जाता है तो उसका असर लड़ने के जज्बे और अहलियत पर पड़ता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब दहलीला को मुहासरे में लिया तो उसने महसूस किया कि दुश्मन की फौज इतनी खौफसदा नहीं जितनी बताई गई है। दहलीला हमारे हवाले कर दो, मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान करवाया। बहरूर वालों की तबाही का हाल तुम सुन चुके हो। तबाह होने वाले यहाँ से चले गए हैं। किले की दीवार के ऊपर से जवाब आया, यहाँ सिर्फ फौज है। पत्थर बरसाओ, आग लगाओ, सारा शहर जला डालो, किले के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जब हम अपने जोर से किला ले लेंगे तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान कराया, किला उसी सूरत में लोगे जब हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। किले की दीवार के ऊपर से ललकार सुनाई दी। मोहम्मद बिन कासिम ने किले के इर्द गिर्द घूमकर दीवार का जायजा लिया और अपने दस्तों को भी देखा कि वो मुहासरे की तरतीब में ठीक तरह आए हैं या नहीं। वो जब किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा रहा था तो दीवार के ऊपर से पहला तीर आया जो उस तक ना पहुंच सका क्योंकि फासला ज्यादा था। इसके साथ ही दोनों तरफ से तीरों का तबादला शुरू हो गया। यहाँ भी किले की फौज ने बहरूर की फौज वाला अंदाज इख्तियार किया। अंदर से कभी प्यादा कभी सवार 1-2 दस्ते निकलते थे और मुसलमानों पर हल्ला बोलते हुए वापस चले जाते थे। इस किले पर संगबारी और निफत अंदाजी बेकार थी क्योंकि अंदर मकान खाली थे। उन्हें आग लगा दी जाती तो फौज परवाह न करती। तारीखों में यह भी आया है कि बहरूर की तबाही की तफसीलात सुनकर दहलीला के फौजी अफसरों ने तमाम तर फौजी सामान जो आम तौर पर बाहर पड़ा रहता था मजबूत मकानों के अंदर रख दिया था ताकि आग वाले तीरों से नजर आतिश होने से बच जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ भी वो तमाम हरबे आजमाए जो बहरूर में आजमा चुका था। उसने आखिर ये तरीका आजमाया कि दुश्मन के दस्ते जब किले से बाहर हमले करने निकलें तो उन्हें भागने न दिया जाए और जम के लड़ा जाए। और इस तरह ये कामयाबी हुई कि दुश्मन का जानी नुकसान होने लगा। नुकसान तो मुजाहिदीन का भी होता था लेकिन दुश्मन कुछ ज्यादा ही कमजोर होता चला जा रहा था। इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने यह तरीका इख्तियार किया कि मंजनीकों से किले के दरवाजे पर पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। दरवाजे मजबूत थे लेकिन अंदर वाले फौजियों के दिल इतने मजबूत नहीं रह गए थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने दुश्मन के इन दस्तों के लिए जो बाहर आकर हमला करते थे ये इंतजाम किया कि तीर अंदाजों को तमाम दरवाजों के सामने तैयार खड़ा कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जो ही दुश्मन के दस्ते हमले के लिए निकलें इन पर बड़ी तेजी से तीर चलाएं। ये तरीका भी कारगर साबित हुआ। इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद मुहासरे को 2 महीने लग गए। एक रोज किले का एक दरवाजा खुला और अंदर से एक जुलूस निकला। ये सब फौजी थे लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। वो जुलूस की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलते मुसलमानों के दरमियान से गुजर गए। उन्होंने इतर लगा रखा था। सारी फिजा मुअत्तर हो गई। वो सब कुछ गुनगुनाते जा रहे थे। इनके चेहरों पर उदासी थी और साफ पता चलता था कि यह मातमी जुलूस है। बाज़ मौर्रखों ने ये लिखा है
कि इन्होंने मौत के कपड़े पहन रखे थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो मातमी लिबास में थे, लेकिन ये कहीं भी वाज़ेह नहीं कि ये लिबास कैसा था। ये सब फौजी थे जो तहलीला के दिफा में लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो मज़ीद मज़ाहमत के काबिल नहीं रहे तो उन्होंने निहत्ते होकर इत्तर लगाकर मातमी लिबास पहनकर कले को छोड़ दिया। उनका रुख उस तरफ था जिधर दुश्वार गुजार सहरा था और दूर दूर तक कोई हरियाली और आबादी नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के पास इतना वक्त नहीं था कि वो देखता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तारीखी मासूमी में 2-3 मौर्रखों के हवाले से लिखा है कि वो नहर मंजिल से गुजर कर आगे चले गए थे। इसके बाद उनका कुछ पता न चला कि कहाँ चले गए हैं। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि हुनर का मतलब छोटा दरिया था। इस जमाने में आजकल की खुद साख्ता नहरों का तस्वुर नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम अपने सालारों और फौज के साथ कले में दाखिल हुआ। फौजियों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा किया। शहर में अभी कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें कहा गया कि वो अपने अजीज रिश्तेदारों को वापस बुला लें। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने नौबा बिन हारून को वहाँ का हाकिम मुकर्रर किया और खुद वहीं रुक गया। ये सफर 94 हिजरी का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजों को खतूत लिखे कि वो इस्लाम कबूल कर लें। इन खतूत में ऐसी कोई धमकी न थी कि अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो उन पर हमला किया जाएगा या उनसे जजिया वसूल किया जाएगा। उसने इस्लाम की बुनियादी तालीमात और खूबियाँ लिखी और ये भी लिखा कि उसने इस वक्त तक जो शहर फतह किए हैं वहाँ के लोगों से मालूम किया जाए कि उन्हें इस्लाम की ये खूबियाँ अमली तौर पर नजर आती हैं या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अभी तहलीला में ही था कि उसे इत्तला मिली कि 4 आदमियों का वफद उससे मिलना चाहता है। ये चारों हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम से मिलने से पहले उन्हें शोबान सकफी के पास ले जाया गया था। ये शोबान सकफी का हुक्म था कि कोई अजनबी मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहे तो उसे इसके पास लाया जाए। ये मोहम्मद बिन कासिम की हिफाजत का इंतजाम था। मुलाकात के बहाने आने वाले अजनबी इस पर कातिलाना हमला भी कर सकते थे। मोहम्मद बिन कासिम के पूछने पर इन चारों आदमियों ने अपना तारुफ ये कराया कि वो राजा ताहिर के वजीर सियाकर की तरफ से आए हैं और सियाकर मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल करना चाहता है और वो इस्लाम कबूल करे न करे हमेशा मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहेगा। सियाकर राजा ताहिर का नहायत दाना और काबिल वजीर था और शोबान सकफी और मोहम्मद बिन कासिम तक इसकी काबिलियत की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। और जब इन दोनों को मालूम हुआ कि सियाकर इनकी अतात कबूल करके मुसलमान होना चाहता है तो मोहम्मद बिन कासिम को कुदरती तौर पर खुशी हुई। उसने 4 आदमियों के इस वफ्द को माफ़ी का परवाना देकर रुखसत कर दिया। चंद ही रोज बाद सियाकर खुद मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुआ। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले जिन औरतों और बच्चों को राजा ताहिर के हुक्म से कैद किया गया था और जो वाकई इस हमले की वजह बना, इनमें वो सारी की सारी औरतें दीबल के कैद खाने में नहीं थीं। दीबल की फतह के वक्त वहाँ पर कैद औरतों को दीबल के कैद खाने से रिहा कराया गया था। बास औरतों को दूसरे कैद खानों में भी रखा गया था। तारीख को इन औरतों की सही तादाद का इल्म नहीं, लेकिन तारीखों में लिखा है कि चंद कैदी औरतें ताहिर के इस वजीर सियाकर के कब्जे में थीं, जो वो मोहम्मद बिन कासिम की खुशनुदी के लिए अपने हमरा लेकर आया और जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन अरब भिजवा दिया। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।